नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आरजेडी की करारी हार किन वजहों से हुई। क्या तेजस्वी यादव को अभिमन्यु की तरह घेर दिया गया था और तेजस्वी यादव को घेरने वाले कुछ अपने लोग ही थे? क्या उन्हें परिवार और पार्टी के भीतर घेरा गया और घटक दलों ने भी उनको घेर करके उनका शिकार किया? अभी तेजस्वी यादव करना तो बहुत कुछ चाहते थे। वो चाहते थे पार्टी को A to Z की पार्टी बनाए, लेकिन तेजस्वी यादव का ये प्रयास फलीभूत नहीं हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोकामा में जब तेजस्वी यादव दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव का भाषण बहुत मैच्योर्ड था। वो साफ दिखाई पड़ रहा था कि तेजस्वी यादव जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। उनका आक्रमण था भी तो ललन सिंह के खिलाफ था, क्योंकि ललन सिंह का बयान विवादास्पद था। पर बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आरजेडी की करारी हार इस कदर होगी, इसके बारे में कोई सोचा था? क्या तेजस्वी यादव ने जो स्टेप्स उठाए थे, क्या उनकी पार्टी के लोग ही उसकी काट कर रहे थे? क्या तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों को काटने के लिए उनके पार्टी के लोग ही बड़े ही एक्टिव थे? आखिरकार पार्टी के भीतर चल क्या रहा था? और जो बचा खुचा असर था वो घटक दलों ने पूरा कर दिया। दरअसल तेजस्वी चाहते बहुत कुछ थे, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं सका। हम तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता ने आरजेडी की हार के बारे में बात किया है जेडीयू के प्रवक्ता से। उनसे उन्होंने क्या बात की है वो आपको सुनाते हैं, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। परिणाम आया, उसके बाद से आरजेडी खेमे में शांति है, क्या कहना चाहेंगे? शांति नहीं, छुतका है कि शांति है। शांति उसको न कहते हैं जहाँ शांत है, मौन है, वहाँ लड़ाई झगड़ा झंझट पटपट सब आपस में कर रहा है। वो हरियाणा वाला के कोई खोज रहा है, कोई कह रहा है कि पकड़ो जयचंद को, तो वहाँ शांति कहाँ है? वहाँ तो घोर अशांति है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान किडनी ट्रांसफर हुआ लालू जी का, मानसिक तनाव जो देगा उसको पाप लिखेगा। अब लालू जी, आपको एक जानकारी हम अपडेट कर देते हैं, कोई डरिए उरिए मत आप बाल बच्चा से। माता पिता भरण पोषण अधिनियम नीतीश कुमार जी ने बनाया है। एगो ट्वीट करिए और डीएम पटना को टैग कर दीजिए। आपको कोई नजरबंद करके रखे हुए है या आपको बोलने नहीं दे रहा है, तो माँ पिता का भरण पोषण जिम्मेवारी है बेटा का। इसलिए उस अधिनियम के तहत आप अपनी समस्या टैग करिए, 1 घंटा के अंदर कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो ये देख लीजिए, वो कहते हैं ना, घर फूटे गंवार लूटे। पर सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई अभिमन्यु की तरह घिर गए थे और उनको घर में, पार्टी में, घटक दलों ने घेर दिया था? सरोज जी, इतनी करारी हार तो आरजेडी की हो नहीं सकती है। इस तरह का अलायंस तो 2020 में भी नहीं था। वो मुश्किल से 12,000 से चूके थे। इस बार तो उन्होंने सबके साथ अलायंस किया, हर जगह समझौता करने का प्रयास किया, और तब भी बुरी तरह मुंह की खाए। सोचिए जरा, पिछले चुनाव में अलायंस पार्टनर कम थे, 12,000 से हारे। इस चुनाव में तो उनका सुपड़ा साफ हो गया, खुद 12,000 वोट से राघोपुर में जीते हैं, अगर मेरे डेटा करेक्ट हैं तो। आपको नहीं लगता कि कुछ भयानक भीतर घात हुआ है जिसके शिकार हुए तेजस्वी यादव? देखिए, भीतरघात वाले फैक्टर पर भी पंकज जी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग को ये समझना चाहिए कि इतनी बड़ी हार केवल एक कारण से तो हुई नहीं, बहुत सारे कारण होंगे। उस पर डिस्कशन जरूरी है, डिस्कशन हो भी रहा है। क्या AIMIM के साथ समझौता नहीं करना ये एक बड़ा कारण है, जिसमें कम से कम हमको लगता है कि 11 सीटें तो उसके डेटा है कि 11 सीटों पर AIM के चलते हार हुई है। लेकिन अगर ये गठबंधन होता तो सीमांचल के इलाके में जो 4 जिले हैं, सीमांचल के जो 24 सीटें हैं, वहां पे नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस होता और दूसरे जगह भी मैसेज जाता। प्रशांत किशोर का कितना नुकसान हो सकता था, इसका आकलन इन लोगों ने लगता है कि बहुत ढंग से नहीं किया है। प्रशांत किशोर के कारण भी सीटें, 10-11 सीटें उनके कंडे के कारण आरजेडी हारी है। लेकिन इस सब से इतर हम बात करते हैं जो अलायंस बना,
A to Z की बात कही गई। मुकेश सहनी को लेकर अंतिम समय तक एक कंफ्यूजन बना रहा कि वो किधर है, एनडीए की तरफ है कि महागठबंधन की तरफ है। तो जनता के बीच क्या मैसेज गया कि ये रिलेबल पार्टनर नहीं है, अगर हम वोट करेंगे भी तो दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो मुकेश सहनी खुद तो नहीं जीते एक भी सीट, लेकिन तेजस्वी यादव को बहुत नुकसान कर गए कि भाई ये तो पार्टनर ही हमारा ये ठीक नहीं है, तो हम कैसे इसको वोट करेंगे। दूसरी बात, आप फ्रेंडली फाइट, जब इतना क्लोज कंटेस्ट आप कर रहे हैं, इतनी आर पार की लड़ाई, मतलब डू एंड डाई वाला युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें फ्रेंडली फाइट की कहाँ गुंजाइश थी। लेकिन 12-13 सीटों पर आपने फ्रेंडली फाइट कर लिया। तो अगला जो घेरेगा तो घेरेगा, विपक्ष है, जो दूसरी पार्टी है वो तो आपको घेरेगा ही घेरेगा, लेकिन आप अपने कारणों से ही, बहुत सारे कारणों से घिर गए। आपने प्रॉपर जो नहीं, चलिए गठबंधन बनाया वो सरोज जी, सरोज जी। जी, आपने ब्रॉडली समझाया। मेरे और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, पंकज भारतीय जी हैं। आप AIMIM की बात करते हैं, AIMIM जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है उसी रीजन से आते हैं। पंकज भारतीय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। राम बंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका भी स्वागत है। पर मुझे जो पता है, मैं चाहूंगा कि उस बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। दरअसल देखिए, ये तेजस्वी यादव का बड़ा मैच्योर्ड मूव था, दिखा कि वो अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बनाना चाहते थे। एक तरफ वो A to Z की पार्टी बनाना चाहते थे, दूसरे तरफ दिल्ली में बैठे कुछ प्रवक्ता अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे थे टीवी चैनल पर बैठ करके, और वो मैसेज इतना खराब जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये आरजेडी 90 के दशक या 2000 वाली आरजेडी है, ये तेजस्वी यादव की आरजेडी नहीं है। तेजस्वी यादव करना कुछ और चाह रहे थे, उनके प्रवक्ता दिल्ली में बैठ करके कुछ और करना चाह रहे थे। और मेरे पास जो जानकारी, अंदरूनी खींचतान किस तरीके से चल रहा था, मनोज झा को कैसे किनारा करना है, कैसे कॉर्नर करना है, इसकी भी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग हुई। मनोज झा के लिए लिखा जाता था राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब जितने भी दिल्ली से प्रवक्ता बैठने लगे सबके आगे लिखा जाने लगा राष्ट्रीय प्रवक्ता। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं A to Z की पार्टी बनाऊंगा, यहां हर बात पे फॉरवर्ड बैकवर्ड निकाल लिया जाता था। तो अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति करनी थी तो फिर तेजस्वी यादव की उन बातों पर कौन भरोसा करता जिसमें वो कह रहे थे कि A to Z की पार्टी बनाना चाह रहे हैं हम। सरोज जी, देखिए पंकज भाई, आपने ठीक कहा कि एक जो नैरेटिव सेट दिल्ली से कुछ हो रहा था और बिहार से कुछ हो रहा था, तेजस्वी यादव कुछ और चाहते थे और बाकी के लोग कुछ और चाहते थे। जो घर के भीतर का भी जो विवाद था, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर था या फिर प्रचार के को लेकर था, या और भी बहुत सारे मसले थे जो धीरे धीरे करके अब सामने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी को तो उस पर बैकफुट पर लाया ही लाया है। लेकिन हमको जो हमारी समझ है पंकज जी, हमको लगता है कि एक बेहतर गठबंधन नहीं बन पाना, जिनको साथ रखना था उनको साथ नहीं रखकर, जिनको नहीं रखना था उनको साथ रखना, फ्रेंडली फाइट कांग्रेस के साथ करना। इसके अलावा जो बातें तेजस्वी यादव समझाना चाह रहे थे जमीन पर, वो बात समझा नहीं पाए उस ढंग से जैसा कि एनडीए वालों ने समझा दिया। और समझाने का कारण ये रहा कि पैसा पहले ट्रांसफर हो गया, 10,000 रुपया पहले ट्रांसफर हो जाना, ये समझिए कि गेम चेंजर साबित हुआ। 10 हजारिया चुनाव, पंकज ये एक मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। जो माई का वोट बैंक था तेजस्वी यादव का, वो कहीं ना कहीं टूटा है इस 10,000 से। हम बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में गए, वहां की महिलाएं क्या बोलती थी, अरे जाइए ना, हम लोग समझ लिए हैं कि किसको क्या करना है। तो वो जो 10,000 वाला इफेक्ट था ना, खासकर पसमानदा मुसलमानों में बड़ा इम्पैक्ट किया। और उन लोगों ने अपने हस्बैंड के डर से खुल के तो नहीं बोलती थी कि जाइए ना, वो लोग सुन लेगा, हम लोग देंगे जहां हमको देना है। मतलब उस वोट में भी बंटवारा हुआ। और अब जब आंकड़े देखेंगे आप एनडीए के उम्मीदवारों के,
तो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी और मुसलमानों का भी बहुत सारा वोट बीजेपी में भी गया है और जनता दल यूनाइटेड में तो चलिए गया ही गया है। हम ये मान लेते हैं, लेकिन लेकिन अब भाई जो लोग पोल के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे थे वो तो कह रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है तो मुसलमानों के बीच कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। हम इस मुद्दे पर आते हैं। पंकज भारतीय जी भी हमारे साथ हैं, आलोक वत्स जी जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज भारतीय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ A to Z की बात करना, दूसरी तरफ दिल्ली से प्रवक्ताओं द्वारा ऐसी बातें किया जाना जो कि कहीं से ये इंडिकेट नहीं कर रहा था कि A to Z की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, जबकि तेजस्वी यादव करना चाहते थे। उन्होंने कई ऐसी जातियों को भी इस बार टिकट दिया और इतना टिकट दिया जो कि ट्रेडिशनली आरजेडी के विरोधी रहे हैं, ये सच है। तो तेजस्वी यादव की मंशा तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उनके प्रवक्ता उनके द्वारा बोले गए शब्दों के हिसाब से या किए गए कार्यों के हिसाब से बोल नहीं रहे थे। एक ये बड़ा रीजन है। दूसरा बड़ा रीजन, ये मेरे शब्द नहीं है, चुनाव परिणाम से एक दिन पहले मैं पप्पू यादव का इंटरव्यू कर रहा था। मैंने पूछा क्या उम्मीद है आपको, महागठबंधन कैसा परफॉर्म करेगी? वो कह रहे थे ये बताइए, अगर कोई दल 56 यादव को टिकट दे देगा तो हम जो यादव के इतर ओबीसी है, ईबीसी है, उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन फिर भी हम बेहतर करेंगे, सरकार बना रहे हैं, ये सारी बात अंत में कह देते थे, पर शुरू में ये सवाल उठा देते थे। मैं फिर वही बात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या तेजस्वी यादव अपने पास्ट बैगेज को छोड़ करके आगे नहीं निकल पा रहे हैं? उनकी पार्टी निकल नहीं पा रही है? पंकज भारतीय जी। पंकज जी, निश्चित तौर पर जो आप कह रहे थे कि तेजस्वी ने हर संभव कोशिश की कि पार्टी को A to Z बनाया जाए और उनकी मंशा भी शुरू से ही थी। उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया, ठीक है कि पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि 56 टिकट यादवों को ही दे दिया गया, तो ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने हर संभव कोशिश की। और आप गौर से अगर देखेंगे कि कई नई जातियों को उन्होंने टिकट बंटवारे में जोड़ने का काम किया। उन्होंने नई सोशल इंजीनियरिंग की, जिसकी शुरुआत उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय करी थी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव की मंशा पर शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप पराजित हो जाते हैं, जब आपको हार का सामना करना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब रही बात, आप जब कह रहे हैं देखिए पंकज भारतीय जी, मैं बिल्कुल तेजस्वी यादव की मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। मैं इनफैक्ट तेजस्वी यादव की मंशा को अपलॉड करता हूं, और मैं खास तौर पर तब से करना और भी ज्यादा शुरू कर दिया जब मोकामा में उन्होंने उस तरह का कोई स्पीच नहीं दिया जो जातीय दंगे में परिणत हो सकता था। उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, इस बात को आप जान लीजिए, और किसी भी पत्रकार को उसकी तारीफ करनी चाहिए। पर दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जो चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था। तेजस्वी यादव चाहते थे A to Z की पार्टी बनाना, प्रवक्ता हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे थे और उसमें बहुत आगे बढ़ के दिखाई पड़ रहे थे। उनके जो अपर कास्ट से प्रवक्ता थे वो लगता था जैसे कॉर्नर्ड हो चुके हैं, टीवी डिबेट में दिखते नहीं थे, और वैसे चेहरे दिखते थे जो हर बात में विक्टिम कार्ड प्ले करते थे। मुझे लगता है बहुत लोगों ने ये बात कहा है, और मुझे लगता है इस वजह से अच्छा मैसेज नहीं गया। A to Z की पार्टी वो बना नहीं पाए, प्रयास जरूर किया। दूसरी बड़ी वजह मैं आना चाहूंगा, तेजस्वी यादव को उनके नजदीक के लोग पसंद हैं। मैं चाहूंगा इस पे सरोज जी भी बोले, मैं आपसे भी पूछूंगा और लोग से भी पूछूंगा। भाई, उनके नजदीकी लोगों पर भी तो आक्रमण होने लगा, इधर से होने लगा, उधर से होने लगा। इस चुनाव से पहले तो ये नैरेटिव बनने लगा कि भाई सब कुछ चाणक्य हैं, संजय यादव हैं, जो कि तेजस्वी यादव को बहुत पसंद है, लेकिन उन्हीं पर अटैक होने लगा, उन्हीं पर हमला होने लगा, और ऐसा दिखने लगा कि संजय यादव ही सारे फैसले लेते हैं, तेजस्वी यादव उनके हाथ में पपेट बने हुए हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि कार्यकर्ता पीछे छूट जा रहा है और रिजल्ट अब आपके सामने है। पंकज भारतीय जी। पंकज जी, आप जो आपके पहले सवाल के पहला अंश जो है, निश्चित तौर पर जो आपने प्रवक्ताओं की बात कही है, तो चुनाव के ठीक पहले मनोज झा जैसे जो जाने माने उनके प्रवक्ता थे, जिनकी एक पहचान थी आरजेडी में,
वो अब किस कारण से किनारे हो गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका मैसेज जरूर कहीं ना कहीं गलत गया है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जो मुद्दे रखे जा रहे थे उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से, अगरे पिछड़े की जो बात की जा रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित तौर पर जो है सो तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये सारी जब बातें हो रही थी, तो पता नहीं कैसे तेजस्वी यादव इन तमाम बातों से अनभिज्ञ थे। तो मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेवारी निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को ही जाती है, या फिर उनके जो सिपह सलार हैं जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी भी ये जवाबदेही बनती है। मानता हूं कि जो तेजस्वी यादव को बहुत सारा काम रहा, बहुत व्यस्त रहते होंगे, लेकिन जो उनके सिपह सलार हैं उनकी ये जिम्मेवारी जरूर बनती थी। अब जो दूसरा सवाल का जो दूसरा अंश है, तो ये जो प्रकरण है जो उनका अभी उनके यहाँ जो फैमिली ड्रामा चल रहा है, तेजस्वी जी के यहाँ जो उंगलियां उठी है खास करके संजय यादव पर, तो देखिए एक चीज तो है कि मैंने जो देखा है, मेरे लालू प्रसाद जी को भी देखा है और अब तेजस्वी यादव जी को भी देख रहा हूं, तो एक जो बड़ी कमी है तेजस्वी यादव में कि वो लालू प्रसाद की तरह मास लीडर नहीं बन पाए हैं। लालू प्रसाद जिस तरह की तेजस्वी यादव काफी हद तक संजय यादव पर निर्भर रहते हैं, वैसा कुछ कभी लालू नहीं प्रसाद नहीं, किसी व्यक्ति विशेष देखिए पर निर्भर नहीं देखिए रहे। देखिए, मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर हरियाणा की बात होगी तो लालू जी के साथ भी तो प्रेम गुप्ता थे, सरोज सिंह। सरोज जी, आप अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं, लालू जी के साथ भी प्रेम गुप्ता थे। मैं आ रहा हूं नाम बंदोबस्त जी, आलोक वत्स जी, लालू जी के साथ भी ठीक प्रेम, है पंकज। हाँ, प्रेम सब गुप्ता थे। सब इनके सब साथ लोग के संजय साथ। यादव है। लेकिन जिस तरीके से संजय यादव पे हमले हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें एक हमला होना अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही प्रायोजित हमला है, बड़ा ही सोच समझ करके हमला है। दरअसल ये हमला संजय यादव पे नहीं है, देखिए ये हमला तेजस्वी यादव पर है। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है। भाई, एक तरफ आप मनोज झा को साइड कर दो, और साइड करने में कई नाम है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पहले मनोज झा के आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा जाता था। अब दिल्ली से जितने लोग बैठते हैं सबके नाम के आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा जाता है। मनोज झा इतने साइड में जा चुके हैं कि अब वो इंडियन एक्सप्रेस में या अलग अलग जगह पे आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन अब टीवी पे आना नहीं चाहते। टीवी पे वो लोग दिख रहे हैं जिनकी बातों को सुनकर के कभी नहीं लगता कि वो A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो यह लगता है कि जो राज लालू प्रसाद का सफलता का था, वही कारण तेजस्वी यादव की विफलता का है। तेजस्वी यादव उस कारण से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उस पार्टी में जमे जमाए लोग या एक नया तबका जो उसी माइंडसेट का है, वो तेजस्वी यादव को बाहर निकलने देना नहीं चाहता है। सरोज सिंह, देखिए पंकज भाई, आपने सही कहा कि संजय यादव पर प्रहार हो रहा है, तो आप किसी को तो बलि का बकरा बनाएंगे। सबके साथ होता है। अगर आज एक काल्पनिक सवाल हम कर रहे हैं, आज अगर नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस खराब होता है तो क्या संजय झा पर आरोप नहीं लगता, दलन सिंह पर आरोप नहीं लगता, वो बलि का बकरा बनते? तो ये तो हर पार्टी में होता है। लेकिन जो मूल कारण है, मूल कारण क्या है कि आप कहते रहे A to Z की पार्टी, लेकिन A to Z की पार्टी आप नहीं बना पाए। दिल्ली में कुछ, पटना में कुछ, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपके पार्टनर में। आप या मुकेश सहनी के जीत के आगे झुक गए। डिप्टी सीएम का आपने अनाउंस किया और किसी मुस्लिम का नाम अनाउंस नहीं किया डिप्टी सीएम के लिए। तो आपका जो वोट बैंक है, जो आपका कोर वोटर था, वहां पर तो आप गए नहीं, आपने उसको एड्रेस नहीं किया। आपको एक नाम अनाउंस करना चाहिए था डिप्टी सीएम के लिए कि भाई हम मुसलमान को भी बनाएंगे डिप्टी सीएम, लेकिन वो हुआ नहीं। कांग्रेस से आपके कितने तालमेल थे ये तो पता चलता था। अल्लाह बरू और तमाम लोग माथा पीटते थे, वहां से आके लालू निवास से जब बाहर निकलते थे तो माथा पीटते थे कि कैसे चलेगा ये गठबंधन। तो इतनी सारी कमजोरियां होने के बावजूद अगर हम ये कहें कि उनको सरकार बिहार में बना लेनी थी, और हम ये बात अभी भी कहते हैं कि जनता ने मूड एक बनाया जरूर था, जनता ने एक बदलाव का मूड बनाया था, उस मूड का सत्यानाश कर दिया अपने ही कारणों से आरजेडी वालों। इसमें ये कहने में हमको गुरेज नहीं है। जनता बदलाव चाहती थी, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन इसको प्रॉपर जो है एड्रेस किया एनडीए ने।
अपने तरीके से, और उसका फायदा आरजेडी या महागठबंधन नहीं उठा पाई। एक चीज थोड़ा सा हम क्लियर करें मनोज झा को लेकर। पंकज जी, हम बताएं आपको, इस तरह की चर्चा होती है कि उनको बहुत ज्यादा जगह नहीं दी गई, तो वो व्यक्तिगत कारण है। उनके उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और नहीं, मैं उसी के मैं सेवा में वो थे, और मैं पार्टी को नहीं, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन इस व्यक्तिगत कारण के पीछे उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया, ये भी मैं जानता हूं। मैं नाम नहीं लेना हाँ, चाहता कौन कौन किन किन लोगों ने उनको साइड किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता संजय यादव पर अटैक करने वाले कौन लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि संजय यादव हर जगह सही है। हर पार्टी में एक ग्रुप होता है, पॉलिटिक्स होता है, कोई बड़े नेता का नजदीक होता है, हर पार्टी में होता है। यहाँ संजय यादव हैं, जेडीयू में संजय झा हैं, बीजेपी में कोई और है, ये हर जगह होता है। लेकिन सवाल हर यह जगह है कि होता है। जब एक तरीके से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा घेरा जाने लगता है, तो फिर लगता है कि अरे इसमें कोई एजेंडा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एजेंडा है। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव संजय यादव के ही दम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हर बात उन्हीं की मानेंगे। इस बात को आप नहीं, समझिए। नहीं, और लेकिन ये जी, मैं वही तो कह रहा हूं, कि जो 3-4 लोगों के नाम आते हैं बार बार, और फिर ये कहा जाता है परिवार भी नाराज है, फिर एक बूढ़े लोगों का भी ग्रुप है जो मेरी जानकारी के मुताबिक वो 10-12 टिकट दिलवा भी लिया है, ऐसे ही नैरेटिव सेट करके, और वैसे लोगों को टिकट दिलवा दिया जो कि जीतने वाले नहीं थे। और तेजस्वी यादव ने रिश्ते निभाने के चक्कर में या दबाव में टिकट दे भी दिया, लेकिन जब हार हो गई तो सारा ठेकरा फोड़ दिया तेजस्वी यादव और उनके 4 लोगों पर। वही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा रामबंधु बस जी आए, हार के कई कारण हैं रामबंधु बस जी, लेकिन सवाल ये उठता है जब आप हार जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपके ये फैसले गलत थे, आपके वो फैसले गलत थे। लेकिन इस पूरे चुनाव के बाद एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि तेजस्वी यादव खुद अभिमन्यु की तरह घिरे हुए थे, पार्टी के भीतर भी, घर के भीतर भी। उनका एक स्टेटमेंट सुनिए कि मैं पार्टी देखूं या घर देखूं, कई जगह पे ये पब्लिश हुआ है, मैं क्या क्या देखूं। और सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से उनको घेरा गया, कांग्रेस ने भी घेरा। याद करिए 2020 में तो सब कुछ तेजस्वी यादव थे, जेल में थे लालू प्रसाद यादव, अकेले कैंपेन कर रहे थे, 10 लाख नौकरी की बात की थी, जनता दीवानी थी, 12,000 से पीछे छूट गए थे। इस बार उन्होंने ज्यादा लोगों से अलायंस किया, बहुत कुछ इनके पास कहने को भी था कि मेरा 17 महीने देखो नौकरियां हमने दी है, और इनके काडर बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, और हार ऐसी हुई कि कहीं मुंह दिखाने में नहीं बन रहा। कैसे देख रहे हैं आप रामबंधु बस जी? देखिए जी, टिकट बंटवारे में सच बात है कि ए टू जेड समीकरण को भी तेजस्वी यादव ने ध्यान में रखा है, और अपने पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लालू यादव के चहेते लोग हैं, उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखा है। लेकिन एक बात सच है कि तेजस्वी यादव की जो लड़ाई परिवार से हुई, चाहे वो इस लड़ाई को जानबूझ के आगे बढ़ाए या इसके पीछे का जो कारण हुआ, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं इन्होंने संगठन को इग्नोर किया, और संगठन अपने हाल पे नैरेटिव सेट करती रही। देखिए, टिकट के बंटवारे में या तेजस्वी यादव के बयान में ए टू जेड दिखता है, लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़ करके उनके पार्टी में कौन है? केवल 2 प्रवक्ताएं ही नहीं हैं, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, और जिस तरीके से चुनाव की रैलियों में लोग उनके कार्यकर्ता जाया करते थे, जिस तरीके से आप टेकारी में देखिए एक जाति विशेष को गाली दी गई, उस पे रोड़ेबाजी की गई। हम मोकामा की बात नहीं करेंगे, चलिए उसमें एक हत्या हो गया था, लेकिन टेकारी में तो कोई हत्या नहीं हुआ था। और ऐसे भी उनके कार्यकर्ताओं का जो हुदंग था, उनके प्रवक्ता जो हमेशा ऐसा लगता था जैसे दूसरे प्रवक्ता के मुंह से कोई बात छीन करके और फिर अगली बनाम पिछली का नैरेटिव सेट कर ले। ये पूरा माहौल, यानी अकेले तेजस्वी यादव को छोड़ करके उनकी पार्टी का जो पूरा सांचा था, वो ऐसे लगता था जैसे वो पुराने ही अपने तेवर में है, जैसा कि 90 में रहता था। और एक मैसेज इसके कारण ये गया कि ए टू जेड तेजस्वी यादव के लिए सत्ता तक पहुंचने की जरूरी है, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाएंगे तो फिर दबदबा उसी जाति आधार का या ये यूं खुल के कहें कि यादव समाज का रहेगा, जिसके कारण वो ए टू जेड समाज का विश्वास नहीं जीत पाए। आपने जो चर्चा की, मोकामा में गए और मोकामा में जिस तरीके से उन्होंने शालीनता पूर्वक भाषण दिया, वो सब व्यक्तिगत तौर पे तेजस्वी यादव का ही
उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा, ये उनके पार्टी में नहीं दिखा। और इस चुनाव के बाद बेवजह कहें या इसका जो भी कारण हो, जिस तरीके से परिवार के अंदर घिर गए और वो अपनी पार्टी को अपने कब्जे में वो लेना चाहे, उन सबों के कारण उनका ध्यान अपने संगठन से बिल्कुल ही अलग हो गया। दूसरी बात एक और है कि संजय यादव पे लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संजय यादव को तेजस्वी यादव ही ढाल बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के कारण ही संजय यादव टिके हैं, वरना न उनका कोई समर्थन है, न उनका यहाँ कोई आधार है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव अगर ये चाहते तो अपने संगठन के लोगों पे दबाव तो बना सकते थे। आप मनोज झा की बात छोड़ दीजिए, जो उनके जो प्रवक्ता थे उन पे तो वो कुछ निर्देश दे सकते थे। दूसरी बात यह है कि एक फैक्ट बात है, आप देखिए उनका मुकाबला बीजेपी या एनडीए से था। अब बीजेपी को देखिए कि जो रियल में फैक्ट होता है, जमीन की जो यथार्थ होती है उसको स्वीकार करती है। जैसे चिराग पासवान के यथार्थ को स्वीकार किया, नीतीश कुमार को सीएम बनाना चाहे या ना चाहे, लेकिन नीतीश कुमार के शक्ति को जितना था उतना बीजेपी ने समझा और स्वीकार किया। वैसे भी तेजस्वी यादव को एक फैक्ट स्वीकार करना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरा बन करके अगर चुनाव लड़े हैं और इसके बदले बिना मुख्यमंत्री की घोषणा हुए वो चुनाव लड़ते, तो शायद गैर यादव, खासकर जो दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसका विश्वास जीतने में कुछ हद तक कायम हो सकते थे। जो बात कृष्णा लावरू ने कही कि सीएम कौन होगा ये बाद में फैसला हो, बिना सीएम के फेस का चुनाव हो, ये मान लेने में क्या दिक्कत था। आप ऐसे देखिए कि 143 सीटों पे आरजेडी लड़ रही थी, बड़ा हिस्सेदार है, जिसके ज्यादा विधायक होंगे वही सीएम बनेंगे। तो एक फैक्ट है कि अगर तेजस्वी यादव के पार्टी का जो हुड़दंग था, उनके कार्यकर्ता का जो हुड़दंग था, इसका आभास उनको क्यों नहीं था। और अगर ऐसा था, उनको आभास था, तो बिना सीएम चेहरे पे चुनाव लड़ लेने में क्या परेशानी थी। तो तेजस्वी यादव को खुद सीएम का चेहरा बनना था। साथ ही साथ एक मुकेश सहनी का भी फैक्टर आया, उनके कारण आप एक ओवैसी की पार्टी के कारण तो बिखराव हुआ, लेकिन गौरावराम सीट के कारण भी मुसलमानों का बिखराव हो गया। तो जो यथार्थ में जो फैक्ट है, तेजस्वी यादव उसे स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि आज जिनका मुकाबला उनसे होने वाला है, आप एनडीए को देख लीजिए, खासकर बीजेपी को देख लीजिए। बीजेपी बड़े बड़े फैसलों को बदल देती है। बीजेपी कभी भी वो राम बंधु जी वो सारी बातें सही है। बीजेपी से तो इनकी लड़ाई प्रत्यक्ष थी ना, लेकिन पार्टी के भीतर क्या था, परिवार के भीतर क्या था, इस बात को समझना होगा ना भाई। तेज प्रताप अलग हो गए, तेज प्रताप अलग हुए, भले ही वो नहीं जीते, लेकिन महुआ में उन्होंने हरवा तो दिया ना, एक नैरेटिव तो बना ना कि परिवार में लड़ाई है। बहन ठीक है, रिजल्ट के बाद ही ऐसा कुछ बोली, लेकिन एक बड़ी खबर तो बन गई ना कि लालू प्रसाद जी के परिवार में अच्छे रिश्ते नहीं है, लालू प्रसाद जी के परिवार में सिर्फ उटौवल है। और ये हम नहीं बोल रहे, आपने सुना हमारे रिपोर्टर ने जेडीयू के प्रवक्ता से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़ा सवाल यह है कि कई बार परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज। परसेप्शन जब बनने लगता है तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं वही बात तो कह रहा हूं कि तेजस्वी का इंटेंशन बहुत सही था। तेजस्वी यादव जीत की तरफ अग्रसर हो रहे थे, A to Z की पार्टी बना रहे थे। पिछले ही चुनाव से लग रहा था कि अपने पिता के छां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वापस उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग उनको खींचकर वहीं ला देते हैं। और यही जब तेजस्वी यादव परेशान होते हैं तो कहते हैं मैं क्या क्या देखूं, परिवार देखूं कि पार्टी देखूं। आलोक वत्स, क्या कहते हैं आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, अब आ रही है आवाज। पिछली बार के चुनाव में लालू यादव को बगैर ज्यादा इस्तेमाल किए हुए इन्होंने शानदार और शानदार प्रदर्शन किया। अगर वो बेसी नहीं रहते तो इनकी सरकार बन जाती है और तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री होते। तो इन्होंने 5 सीट तो जीती और करीब 6-7 सीट पर इनको जीतने से रोक दिया, लेकिन इस बार शुरू से ही माहौल गड़बड़ा गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम बनेंगे ही बनेंगे। और कुछ पत्रकार लोगों ने जितना बेपेदी का लोटा था उस सबको बहुत ज्यादा तरजीह दे दिया, जिसमें मुकेश सहनी, ये तेज प्रताप यादव,
और भी ऐसे एक दो थे जिसका धरती पर कुछ था ही नहीं, खाली कैमरा में और रील में और फोटो में और व्हाट्सएप में और फेसबुक में, धरती पर कुछ नहीं था। लेकिन सही तब भी इसको बड़ा मान्यता दे रहे थे लोग। तेजस्वी, ये तेज प्रताप जी ने ये कहा, अरे आप हैं कौन, क्या आपके बोली से क्या होने वाला है बिहार में? लालू प्रसाद के बेटे माइनस हो जाए तो आपको कुत्ता कौवा नहीं पूछेगा रोड पर। और इनकी लड़कियों का जो एक अंदर में जो उनके है कि साहब हमको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए, तो ये सब मिलके बहुत गलत मैसेज दे दिया और धन और कैटलिस्ट की तरह काम किया। 10,000 का नोट, मैं गांव गवई का से काफी वाकिफ हूं, वहीं का रहने वाला हूं। अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, ये 10,000 बहुत जबरदस्त कैटलिस्ट का काम किया। और ये ऐसा काम किया जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। और इन्होंने चलिए इसको समराइज कर देते हैं। देखिए, मैं तो इस प्रोग्राम को इस उस पे रखना चाहता हूं। चलिए, एनडीए ने क्या किया वो तो वजह है ही कि भाई इस चुनाव को 10,000 चुनाव के रूप में याद रखा जाएगा। लेकिन पंकज भारती जी, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं, एनडीए एकजुट था, उसमें एकजुटता ज़्यादा थी। वैसे सच बताऊं, एनडीए में भी एकजुटता ज़्यादा नहीं थी। मैंने कई विधानसभा क्षेत्र में देखा है कि जेडीयू और एलजेपीआर के बीच में कोई एकजुटता नहीं थी। लेकिन ठीक है, जब आंधी आपके पक्ष में बह रहा होता है ना, तो वोटर इतने बल्क में वोट करते हैं कि सब कुछ छिप जाता है। मैंने ये देखा है। लेकिन महागठबंधन के भीतर क्यों इनकी हार हुई? तो उसमें एक बड़ी वजह यह है कि भाई सही समय पर इन लोगों ने आपसी समन्वय कायम नहीं किया। अंतिम तक लड़ाई चलती रही, तेजस्वी यादव सीएम के उम्मीदवार हैं कि नहीं, एक बड़ी वजह यह थी। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि सीट का तालमेल नहीं हो पाया, 13 सीटों पर ये लड़ते रहे। तीसरी बड़ी वजह यह थी कि पार्टी के भीतर भी बहुत सारे फैक्शंस थे। दरअसल तेजस्वी कुछ चाहते थे, प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे। तेजस्वी के इर्द गिर्द के जो लोग थे, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द के लोग, उनको कई लोग अटैक कर रहे थे। मतलब कई भागों में पार्टी बटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। कई लोग ऐसे थे जो ये साबित करने में लगे हुए थे कि जब तक संजय यादव के साथ रहोगे आप हारोगे, ज़्यादा दिल्ली में मनोज झा को तवज्जो दोगे तो आपका भला नहीं होगा। इसलिए तेजस्वी जिस इंटेंशन से मनोज झा को दिल्ली में आगे रखते थे, तेजस्वी यादव को अपने साथ रख रहे थे, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं पड़ रहा था। और इस वजह से कई भागों में पार्टी बंटता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पंकज भारती जी, आप सहमत हैं? और अंत में आप कह सकते हैं कि परिवार में भी एकजुटता नहीं थी। परिवार एकजुट रहता तो तेज प्रताप साथ रहते, उनको परिवार से निकाला गया। दूसरी बड़ी वजह यह दिखाई पड़ी कि अंदर भी कई बातों को लेकर के नाराजगी है। फिर रोहिणी आचार्य परिणाम के बाद ही बाहर निकली, लेकिन ये गुब्बार तो कई दिन से होगा ना जो कि बाहर निकला। तो परिवार में एकजुटता नहीं, साथ ही साथ पार्टी में एकजुटता नहीं, फिर घटक दलों के बीच में समन्वय नहीं। कई सारे फैसले जो तेजस्वी यादव करना चाहते थे, उनके पार्टी के लोग उनकी काट में दिखाई पड़ते थे। इसलिए जो मैसेज देना चाहते थे तेजस्वी यादव, वो मैसेज जनता के बीच में जा नहीं सका। क्या कहते हैं पंकज भारती जी? पंकज जी, बिल्कुल महाभारत के अभिमन्यु की तरह तेजस्वी यादव चक्रव्यूह के अंदर तो प्रवेश कर गए, लेकिन वो वहां से वापस निकलने में कामयाब नहीं हुए, जिसका परिणाम उनकी ये हार है जो आप देख रहे हैं। आपने कई कारणों को गिनाया है और मेरा ये मानना है कि जो टिकट बंटवारे में और फिर आपसी बंटवारे में इन विलंब तो हुआ ही, उसमें जो है सबसे जो ज्यादा दबाव का सामना इनको करना पड़ा वो कांग्रेस के तरफ से करना पड़ा। जिस कृष्णा अल्लाबरू के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी कांग्रेस की, मेरे ख्याल से, मुझे जो जानकारी है, वो स्थानीय जो राज्य के जो पुराने जो नेता थे कांग्रेस से जुड़े हुए, उनके वो दबाव में आ गए। उस दबाव का एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि सुपौल सीट से
जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के अनुपम को टिकट मिला था, और टिकट मिलने के बाद भी उनका टिकट जो है अंतिम समय में काट करके उनके जगह पर दूसरे आदमी मिन्नत रहमानी को भेज दिया गया था। जबकि माना जाता है कि अनुपम जो है सो राहुल गांधी के करीबी हैं और चहेते भी हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति रही, उनके तरफ से सीटों का दबाव भी हमेशा रहा। तो एक ये रही। इसके बाद जो है सो मुकेश सहनी भी खेल बिगाड़ने में बड़े जिम्मेवार माने जा सकते हैं। उनका भी दबाव रहा। वो अपनी बात मनवाने में भी सफल रहे कि जो उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। ये डिप्टी सीएम उनके लिए जो ये घोषणा हुई, ये एक बड़ा फैक्टर हो गया, जो नेगेटिव हो गया खास करके तेजस्वी के लिए। हम आ जाते हैं सीमांचल के इलाके में, जहाँ के ओवैसी ने अपना परचम लहराया। 5 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। उनके कई कार्यक्रम में मैं भी गया था, उनकी जनसभा में गया था। बस वो 2 ही बात कहा करते थे। पहली बात थी कि जो आपके साथ अभी तक जो आपके जो तथाकथित रहनुमा हैं, उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया है। और दूसरी बात जो बड़ी शिद्दत से उन्होंने उठाया, और उसमें उनको कामयाबी भी मिली इस बात को समझाने में, कि जब 2.5% का बेटा जो है सनॉफ मल्लाह बिहार का डिप्टी सीएम बन सकता है, तो 18% मोहम्मद का बेटा जो है बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। तो ये वो उस इलाके में, सीमांचल के इलाके में उस नैरेटिव को सेट करने में वो सफल रहे। उन्होंने न केवल अपने 5 सीटों को बचाया, बल्कि उन्होंने आधे दर्जन से अधिक सीटों पर उन्होंने जो है सो हराने का काम किया। तो ये कई तरह की जो कई लेयर थे चक्रव्यूह के, जिसमें वो फंसते चले गए। इसके बाद सबसे अंतिम में जो आता है, वो आता है उनका पारिवारिक मसला जो है। और इस पारिवारिक मसले से भी उनका निश्चित तौर पर मैं अब स्पष्ट तौर पर अगर कह दूं तो रोहिणी आचार्य का जो प्रकरण है, तो रोहिणी आचार्य की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। मुझे जो पता है कि वो छपरा में कुछ सीटें चाह रही थी, यहाँ तक कि मढ़ौरा सीट पर जहां से जितेंद्र राय की जीत हुई है, वो सीट भी वो जितेंद्र राय को नहीं देना चाह रही थी। तो इस तरह की वो दबाव बना रही थी। तो कई तरह की परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से जो है तेजस्वी यादव का मुकाबला हो रहा था। और इन तमाम चक्रव्यूह में फंसकर वो उलझ कर रह गए, और परिणाम वही हुआ जो अभी आपके सामने में है। पंकज जी। नहीं तो आखिरकार अभिमन्यु बन गए ना, चक्रव्यूह रचा गया। और चक्रव्यूह ठीक है, बाहरी विरोधी तो रचते हैं, लेकिन अगर अपने पार्टी में रचा जाने लगा हो, अगर अपने घर में ही विरोधी निकल जाए, तो आखिरकार आप करेंगे क्या? ये तो बड़ा सवाल उठता है ना। और उसके शिकार हो गए रामबंधु बस जी, तेजस्वी यादव। क्योंकि ठीक है, हार हो जाती, पर इतनी करारी हार आरजेडी की होगी, महागठबंधन की बिहार में होगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। ना किसी पोल पंडित ने सोचा था। मैं भी बिहार घूम रहा था, मैंने नहीं सोचा था, और किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, कुछ नेता बोलते थे 2010 वाली स्थिति हो जाएगी, तो मुझे लगता था कि यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसमें बहुत दम है नहीं। अगर ऐसा दम होता तो दिखाई पड़ता। 2010 में दिखाई पड़ता था। 2010 में मैं भी घूमा हूं, मुझे दिखता था। लेकिन 2025 में नहीं देखा रामबंधु बस। पर परिणाम ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आते गए, स्थिति बिल्कुल बदलती हुई दिखाई पड़ी। जी देखिए, तेजस्वी यादव अब पार्टी की बिहार की राजनीति और पार्टी दोनों पे एक साथ पकड़ चाहते हैं और दोनों पे एकाधिकार करना चाहते हैं। ये ठीक बात है कि उनके बहनों ने या उनके भाइयों ने उनको घेरा, लेकिन अगर उनकी बहन ये या उनके परिवार का कोई सदस्य ये चाहे कि अगर 2-4 सीटें उनके मन मुताबिक मिल जाए, तो उसमें क्या हर्ज है? उनके भाई बहनों और उनके माता पिता के बीच इस बात पे तो सहमति है कि महागठबंधन में अगर कोई आरजेडी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो तेजस्वी यादव छोड़ के परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं होगा। तो अगर ये बात सत्य है और ये अगर इस पे सहमति है, तो अगर कोई भाई बहन ये चाहे कि मेरे मन मुताबिक सीटें मिल जाए, इसमें क्या हर्ज है? मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव अभिमन्यु नहीं है। ये तो आप कहें कि जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। तेजस्वी यादव अपने परिवार के, अपने भाई बहन और अपने माता पिता का आशीष लेके इस चुनाव में नहीं आए थे, इसीलिए वो हार गए। इसमें क्या हर्ज है कि किसी के कहने पे 2 सीटें दे दी जाए? आखिर उन्होंने ऐसा किया भी, कई लोग के कहने पे सीटें दिया, सिवाय अपने भाई बहनों को छोड़ करके। तो वो पार्टी पे एकाधिकार चाहते थे और उसके साथ साथ बिहार की राजनीति वो करना चाह रहे थे।
इसका परिणाम ये हुआ कि संगठन उनके हाथों से फिसल करके संजय यादव जैसे एक ऐसे युवक के पास चला गया जिससे बिहार के उनके ही समर्थकों में एक नाराजगी थी। और बहुत सारे लोग ये बताते थे, देखिए सबसे अधिक राम बंदोबस्त जी, जो मेरे पास जानकारी है, तेजस्वी यादव ने विधायकों की मीटिंग में तो साफ कह दिया, क्योंकि जब ये आवाज उठने लगी इनडायरेक्टली तो उन्होंने कह दिया आपको लगता है कि आरजेडी में हमसे कोई बेहतर नेता है, तो मैं चाहूंगा कि आरजेडी की बेहतरी के लिए आप नेतृत्व उनको दे दीजिए। लालू प्रसाद सीधे खड़ा हुए और उन्होंने ये कह दिया कि तेजस्वी यादव ही नेता होंगे। ये एक बात तो सच है ना कि रोहिणी प्रकरण के बाद रोहिणी के साथ जो हुआ मैं उसको सही नहीं मानता हूं। रोहिणी आचार्य भाई बड़ी बहन है, काफी महत्व रखती हैं, आदर्श बेटी हैं, और उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया, ये भी सच बात है, और ऐसी बेटी भगवान सब परिवार को दे। लेकिन सवाल यह उठता है कि पार्टी किसको दिया जाना है, उसमें लालू प्रसाद बिल्कुल क्लियर है, और ये रोहिणी आचार्य प्रकरण के बाद दिख गया कि लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखे। और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये मेरा पारिवारिक मसला है, हम इसको सलट लेंगे। सवाल ये उठता है कि पार्टी का नेतृत्व तो लालू प्रसाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर, कि मेरे बाद पार्टी को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही है, कोई और नहीं है। तो फिर इसमें अगर कोई घुसता है या कोई इंटरफेयर करता है तो भाई आप फैमिली अफेयर्स में बड़े हो सकते हैं, पर लालू प्रसाद के इस मैसेज के बाद कि हु इज द बॉस, तेजस्वी यादव इज द बॉस, देन दिस शुड बी क्लियर टू ऑल। ये सबको होना चाहिए, भले ही तेजस्वी यादव की बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो, या परिवार में मामा हो, या कोई और हो। जी, तो ये ऐन चुनाव के वक्त ही हुआ। मतलब आप अगर बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर एनडीए से मुकाबला है तेजस्वी यादव का, तो वो केवल राजनीति या बिहार का चुनाव देखते। ये जो ठीक है, लालू यादव ने परिवार, लालू यादव के अनुसार पार्टी तेजस्वी यादव के हाथ में जाने वाली है, लेकिन ये सब एक साथ ही हुआ जिस वक्त चुनाव था। इसका परिणाम ये हुआ कि संगठन का जो संचालन है या कई जो निचले स्तर का बहुत सारा जो निर्णय है, आप टिकट बंटवारों को छोड़ भी दें, जैसे कि आप प्रवक्ताओं की बात करें या अन्य जो बात करें, वो सब संजय यादव के जरिए होने लगा। और तेजस्वी यादव के बारे में तो एक और बात कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों, अपने नेताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। जो उनसे मिलना चाहता है उसे संजय यादव से होकर के गुजरना पड़ता है। इसको लेकर के उनके संगठन में नाराजगी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज भी उनका पार्टी, उनका जो संगठन का जो संरचना या कार्यशैली है, वो उससे वो अलग हट गए। तेजस्वी यादव को इन पे भी निगाहें रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये चुनाव का वक्त था। देखिए, मेरी समझ से पार्टी उनके हाथ में जाए, लालू यादव के बाद वही पार्टी के मालिक बने, ये ठीक है, ये लालू यादव का निर्णय है। लेकिन ये चुनाव के ऐन वक्त न होकर के चुनाव से बहुत पहले या चुनाव के बाद होना चाहिए था। चुनाव के समय में अगर इस तरह की जो परिवार में जो भी गलतफहमियां बनी या जो भी तकराहट हुई, उसका परिणाम चुनाव परिणाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए मान लेता हूं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि यहां से आरजेडी को कहां ले जाएंगे तेजस्वी यादव? आलोक वत्स जी, सवाल ये तो उठता है ना, 2010 में करारी हार हुई, 2015 में बाउंस बैक किए, आरजेडी की जबरदस्त जीत हुई और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। 2020 में सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए, 12,000 वोट, तकरीबन 12,000 वोट से सीएम बनने से 25 में बुरी तरह हारे। और लेकिन 2010 वाली स्थिति नहीं है, उसमें 22 सीट मिली थी, इसमें 25 सीट मिली। अब आपको दिखता है कि तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व में आरजेडी को फिर से पीक पर ले जा सकेंगे, आरजेडी का रिवाइवल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कई फ्रंट पे गिरे हुए हैं, पारिवारिक फ्रंट पर भी घिरे हुए हैं और पार्टी के भीतर भी घिरे हुए हैं। उनको नए और पुराने में संतुलन बिठाने में दिक्कत हो रही है, ये साफ झलक रहा है। देखिए पंकज जी, लालू यादव का परिवार अभी जिस तरीके से छिन्न भिन्न हो गया है, उससे तो नहीं लगता है कि इनके अंदर कोई एकजुटता आ जाएगी। और इनके बच्चों में, ये सब में ये दिली इच्छा है कि कोई एमपी या एमएलए हम बन के रहें। जैसा कि
इन लोगों के बातों से प्रतीत होता है। अरे तो इसमें लेकिन दूसरी बात, आलोक जी इसमें जिस गलत क्या है? तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाते हैं, इनके बच्चे तो चुनाव लड़के कुछ बनना चाहते हैं, गलत क्या है इसमें? वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये सब पारिवारिक पार्टी है, इनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ हद तक ये एलजेपी पर भी लागू होता है। लेकिन जिस तरीके से इनका जातिगत संगठन, ये संतुलन बना के ये पार्टी को आगे ले जा रहे थे, वो बिहार की महिलाओं ने इस बार के चुनाव में छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्होंने जात से ऊपर वोट किया है और धर्म के ऊपर भी वोट किया है। आप विश्वास मानिए, सीमांचल में बुरके के अंदर से बहुत सा वोट हम विश्वास मान भी लेते हैं, चलिए हम विश्वास कर भी लेते हैं, सीटें बताती हैं। हाँ चलिए हम विश्वास कर भी लेते हैं। नहीं, अब इनको हिमालयन टास्क है इनके लिए, पार्टी को, तेजस्वी यादव को फिर से राजद को खड़ा करना। लालू यादव एक मास लीडर थे, गली-गली में उनकी पहचान थी। ये हरकुलियन टास्क तो है, लेकिन 2010 के बाद 2015 में ये काम लालू प्रसाद जी ने कर दिखाया है। सवाल ये उठता है कि 2025 के बाद 2025 के बाद उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव क्या ये कर दिखाएंगे? और बड़ा सवाल ये है कि पार्टी के भीतर जो कंट्रोवर्सी है और पारिवारिक जो चुनौतियां हैं उनके सामने, उससे निकल पाने में किस हद तक कामयाब होंगे तेजस्वी यादव, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। पंकज भारतीय जी, रामबंधु वत्स जी, आलोक वत्स जी, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।